हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रबंध के 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। और इन सभी पांचों कार्य का सार है समन्वय। हमने 2 कार्य कंप्लीट कर लिए थे कल, नियोजन और संगठन। नियुक्तिकरण आप एचआरएम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम चौथे कार्य पे आते हैं, निर्देशन। निर्देशन जो है, इसमें 4 तत्व आते हैं, यानी कि निर्देशन का जो डायरेक्शन का जो कार्य है, इसमें 4 काम आते हैं। एक आता है कि आपकी जो टीम है उसको सुपरवाइज करो, यानी कि सुपरविजन। सुपर मतलब उत्तम, विजन मतलब दृष्टि। ये सुपरविजन करने का काम एक लीडर करता है। उसमें लीडरशिप के गुण होने चाहिए। ये भी डायरेक्शन का ही एक तत्व है। तो दूसरा तत्व हो गया लीडरशिप। तीसरा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति काम तब तक नहीं करेगा जब तक वो काम करने के लिए प्रेरित ना हो, मोटिवेटेड ना हो। तो मोटिवेशन भी एक तरह का प्रबंध का कार्य है। और एक आखिरी काम है कि सब मोस्टली जो मिसमैनेजमेंट होते हैं, झगड़े विवाद होते हैं, वो कम्युनिकेशन की कमी की वजह से होते हैं। और कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। इन चारों को मिलाकर अपन कहते हैं डायरेक्शन। इसके कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि निर्देशन जो है वो प्रबंध का या प्रशासन का हृदय है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो हमारा पूरा कंकाल तंत्र है, इसमें सबसे ऊपर जो हमारा ब्रेन है वो है नियोजन। हमारा हृदय जो है वो है निर्देशन। हमारी जो बॉडी है, यानी कि मानव का जो शरीर है, कंकाल तंत्र है, वो है संगठन। और एक आपने पढ़ा था आत्मा, वो है समन्वय। क्या करना है और क्या कार्य है, मूल योजना के अनुरूप हो रहा है, इसका मतलब पहले नियोजन होगा। नियोजन के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना, इसको सुपरवाइज करना, उसके लिए उनको डायरेक्शन देना, क्या कहलाता है? निर्देशन। ये बात कही है कुंज ओडोनेल ने। आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स, आप उनको गाइडेंस देंगे, उनका पथ प्रदर्शन करेंगे, यही डायरेक्शन है, यही निर्देशन है। ये बात भी कुंजो डोनेल ने कही है। और निर्देशन कोई वन टाइम इवेंट नहीं है कि साहब एक बार किसी को डायरेक्शन दे दिया, एक बार किसी को मोटिवेट कर दिया तो वो परमानेंट काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा करते रहना पड़ेगा। और प्रबंध के प्रत्येक स्तर पे होता है। उच्च स्तर के लोग निर्देशन देते हैं, मध्यम स्तर को मध्यम स्तर वाले देते हैं, निम्न स्तर को निम्न स्तर वाले देते हैं, लेबर को। तो ये प्रबंध के प्रत्येक स्तर पे चलता है। निर्देशन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अर्नेस्ट डेल ने कहा आदेश और निर्देश। जो भी डायरेक्शन देगा वो उनको आदेश भी देगा, उनको इंस्ट्रक्शंस भी देगा। यहां से प्रबंध की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्योंकि देखो, इससे पहले के जो काम थे वहां हम क्या कर रहे थे? पहले प्लानिंग करी कि हमको कैसे क्या करना है, फिर हमने एक ढांचा तैयार किया, संगठनात्मक ढांचा, एक एनवायरनमेंट तैयार किया, संगठनात्मक वातावरण। फिर उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करी। नियुक्ति करने के बाद जो लोगों से काम करवाना है, वहां से स्टार्ट होता है प्रबंध। तो प्रबंध की प्रक्रिया सही मायने में जो प्रारंभ होती है वो निर्देशन से होती है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और डायरेक्शन का फ्लो कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता। ये तो जाहिर सी बात है। आपको डायरेक्शन कौन देगा? आपको आदेश कौन देगा? आपके ऊपर वाले ही देंगे। इसलिए इसका प्रवाह हमेशा अधिकारी से अधीनस्थ की ओर चलता है, अधोगामी होता है। अधोगामी का मतलब होता है डाउनवर्ड, इस तरीके का साइन चलता है इसमें। क्योंकि इसमें अधिकारी हमेशा अपने अधीनस्थ को आदेश और निर्देश देता है, इसलिए निर्देशन का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, अधिकारी से अधीनस्थ की ओर चलता है। अब बात आती है कि साहब देखो, कोई भी आदमी डायरेक्शन देने में सक्षम हो जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट में मैनेजर वही पर्सन हो सकता है जिसमें नेतृत्व के गुण हो, जो लीडर हो। क्योंकि लीडर के होते हैं फॉलोवर, और फॉलोवर उसको फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा तो आपको लीडर कहलाने का हक नहीं है। इससे प्रबंधक में नेतृत्व के गुण होने क्या है? आवश्यक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल समझाया डायरेक्शन के बारे में। अब हम इसके 4 एलिमेंट पढ़ेंगे। पहला एलिमेंट पढ़ रहे हैं अपन, सुपरविजन। जैसा कि नाम से क्लियर है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब होता है उत्तम, विजन का मतलब होता है दृष्टि।
सुपरवाइजर को क्या करना होता है, उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके काम पर अपनी नजर गड़ाए रखना है, वो भी उत्तम दृष्टि, उनके काम पर उत्तम दृष्टि रखनी होती है। और कोई भी काम हो बच्चों, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे परिवार हो, जैसे आपके माता पिता आपको सुपरवाइज करते रहते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल एक्शन है, सार्वभौमिक क्रिया है जो सब जगह लागू होती है और सतत प्रक्रिया है। क्योंकि नजर चूकी दुर्घटना घटी, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान देना बंद कर दिया तो लोग बिगड़ जाएंगे और मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आप लोगों पे निगरानी रखते हो, देखरेख करते हो, उनको पथ प्रदर्शित करते हो, तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, उनका मिसयूज नहीं होता। ये हमने सुपरविजन के बारे में पढ़ा। अक्सर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्शन और सुपरविजन में कि सर डायरेक्शन में और सुपरविजन में हमें तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। बिल्कुल नजर आता है। डायरेक्शन में आप पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज को आदेश निर्देश देते हो, मार्गदर्शन देते हो, इससे इसका स्कोप होता है वाइड। यहाँ पर आपको रोज रोज के काम पे नजर रखनी है। तो देखो यहाँ तो क्या होता है कि आपने एक बार ऑर्डर निकाल दिया, इंस्ट्रक्शन निकाल दिया, फिर लोग उसको फॉलो करेंगे, ये हो गया डायरेक्शन में। सुपरविजन में क्या होता है कि अधीनस्थ के जो रोजमर्रा के काम है उनको देखरेख करना है, उन पे उनको डायरेक्शन देना है। तो इसका स्कोप हो गया थोड़ा सा संकुचित। पर्यवेक्षण जो है वो निर्देशन का तत्व है, क्लियर है, और निर्देशन में पर्यवेक्षण समाया हुआ है। तो ये आज आपका मैंने एक और तत्व कंप्लीट करा दिया, कौन सा, सुपरविजन, जिसपे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। अब पढ़ते हैं अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक निर्देशन का नेक्स्ट जो पार्ट है। जैसे कि निर्देशन में 4 तत्व बताए मैंने आपको, कौन कौन से, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन, दूसरा मैं पढ़ा रहा हूं आपको मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, तीसरा हम पढ़ेंगे नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और चौथा पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन। तो ये जो बाकी के 3 तत्व हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन का मतलब क्या है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो क्या चीज आपको मोटिवेट कर रही है, यानी कि कोई भी व्यक्ति खुद को या दूसरे को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे, जो प्रेरित करने की प्रक्रिया है वो मोटिवेशन है। ये डेफिनेशन दी है जूसियस ने। मैकफॉर्लैंड ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा तरीका जिसमें आपका आवेग, आपकी इच्छा, आपके प्रयास दिखाई दे, इसका मतलब आप मोटिवेटेड हो। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप जो प्रयास कर रहे हो ये कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन की वजह से है। आपको ऐसा लगता है कि साहब फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाएंगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, यही एक मोटिवेशन है जो आपको काम करने के लिए उकसा रहा है। ये मैकफॉर्लैंड ने कहा। पर देखो मोटिवेशन कोई बाजार में नहीं मिलती कि मैं कोई समोसे वाले के पास जाऊं कि भाई साहब 2 किलो मोटिवेशन तोल दो। मोटिवेशन तो एक इंटरनल एक्सपीरियंस है जो आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। मोटिवेटेड आदमी हमेशा जोश में रहता है, जोशीली बातें करता है। इन दिनों में कई बच्चे डिमोटिवेटेड हो गए, धरने पे जाके बैठ गए, डेट बढ़ाने की मांग कर ली, ठीक है, तो साहब जो गवर्नमेंट हाउस ने कहा डेट बढ़ानी है, चलो 3 दिन बढ़ा देते हैं। नेट की वजह से तो अटक रही है ना, 3 दिन बढ़ा देते हैं। नहीं साहब 3 महीने तो दो, इसका मतलब तुम्हारी नीयत में खोट है, तुमने तैयारी नहीं करी। तो वो डिमोटिवेटेड लोग थे। मोटिवेशन जो होता है बच्चों, वो आपको हमेशा एक्टिवेटेड रखेगा कि यार क्या है, हमें तो एग्जाम देनी है, कभी भी दे लो। तो ये क्या होता है कि इंटरनल एक्सपीरियंस है और उसी के अकॉर्डिंग आपका व्यवहार चेंज होता है। और मोटिवेशन से ही आपको लक्ष्य मिलता है। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपका एक टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लगे हुए हो, वो टारगेट ही आपको मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो 2 तरीके का होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संगठन में हम बात करें तो 2 तरीके का मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या करते हैं, आपको काम के लिए प्रेरित करने के लिए आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, आपका प्रमोशन कर देते हैं, कुछ आपको एंसिलरी या फ्रिंज बेनिफिट्स दे देते हैं। जैसे नौकरी के साथ साथ मकान भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, नौकर भी दे दिया, प्लस आपका सम्मान करते हैं। तो ये पॉजिटिव थिंग्स हैं जो आपको काम करने के लिए मोटिवेटेड करेंगी। एक क्या होता है कि वो पुरानी कहावत है ना कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानती, तो ऑर्गेनाइजेशन उसका भी देखता है कि साहब ये आदमी ऐसे तो सुधरेंगे नहीं, तो इनको दंड दो, ये रोज लेट आते हैं, इनकी सैलरी काट लो, ये अब मैं इसको नौकरी से तो हटा नहीं सकता क्योंकि नौकरी मैंने दी नहीं, सरकारी नौकरी ट्रांसफर कर दो।
तो मोटिवेशन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। मोटिवेशन भी एक सतत प्रक्रिया, और ये तो डायलॉग फिक्स रख लेना, मैनेजमेंट का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सतत नहीं हो। क्योंकि अगर आपने किसी को एक बार मोटिवेट कर दिया तो जरूरी नहीं वो परमानेंट मोटिवेटेड रहेगा। टाइम टू टाइम उसको जगाना पड़ता है, नींद में आ जाता है कि भाई जाग, मोटिवेटेड हो। और ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करना आसान टास्क नहीं है। मनुष्य का व्यवहार ही परिवर्तनीय है, तो हम समझ नहीं पाते। हाँ, लेकिन मोटिवेटेड लोग होंगे, वो ढंग से काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। और मोटिवेटेड लोग आपके यहाँ से नौकरियां छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे, तो आना जाना कम रहेगा, कर्मचारी आवागमन में कमी होगी। पर जब भी आप कोई नई चीज लेके आओगे ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ मान लो सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, कोई नए नियम आ गए, तो हमेशा परिवर्तन का विरोध होता है। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर हैं वो अगर मोटिवेटेड हैं, तो परिवर्तन के विरोध की संभावना भी खत्म हो जाती है। ये मैंने आपको मोटिवेशन का थोड़ा बहुत बेसिक बताया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें काम की कि सब मोटिवेशन को लेके कई तरह की विचारधाराएं हैं, कई तरह के कंसेप्ट हैं, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बातें कही। पढ़ा हुआ सबका सबका है, मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे बड़ा नाम आता है मोटिवेशन में अब्राहम मास्लो का। अब्राहम मास्लो ने एक बात कही कि जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं अनेक है, इच्छाएं अनेक है, और ये तो जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन संसाधन सीमित है, तो उसे समझौते करने पड़ते हैं। आज मान लीजिए आप पढ़ के टीचर बन गए, तो आपकी सैलरी 60-65 हजार 70 हजार ही तो होगी, 1 करोड़ महीना थोड़ी होगी। तो आप रोल्स रॉयल्स नहीं खरीद सकते, पर एल्टो तो ले ही आओगे। तो कहने का मतलब कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनेक हैं, विलासिताएं अनेक हैं, पर संसाधन सीमित है, तो वो उसमें एडजस्टमेंट करेगा। अब एडजस्टमेंट करेगा तो उसको अपनी आवश्यकताओं का एक क्रम निर्धारित करना पड़ेगा कि सब कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसको सबसे पहले पूरा करना जरूरी है, कि भाई ये तो मस्ट है। तो मास्लो ने क्या किया, आवश्यकता का क्रम बता दिया, इसलिए इसको मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ गया कि साहब आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मास्लो ने। अब मोटिवेशन में इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करेगा। तो ये बट नेचुरल बात है कि हर एक व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरी करता है। जो उसकी भूख है, नींद है, कपड़ा है, पहले वो उसको पूरा करेगा। जब उसके शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो फिर वो दूसरी तरफ आता है सुरक्षा की तरफ। तब वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, उसके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, एक अच्छे जगह पे मकान बनाता है। जब तक उसके शरीर की आवश्यकता पूरी हो गई, जब उसके सुरक्षा में भी उसको संतुष्टि हो गई, तो फिर वो रहता तो समाज में है ना, तो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है कि साहब ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन, हमको ये काम करना है, उस तरीके से काम करना है। वो सब के बाद में हर मनुष्य के मन में सम्मान पाने की इच्छा होती है, वो समाज में सम्मान पाने के लिए जो काम करने होते हैं वो करता है। और ये सब चीजों से जब आदमी थक जाता है, यानी खूब सम्मान है आपका बाजार में, आपको सामाजिक आवश्यकताएं पूरी कर रहे हो, परिवार की आवश्यकता पूरी कर रहे हो, तो फिर आपको आत्म संतुष्टि चाहिए, फिर आप आध्यात्मिक हो जाते हो, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ सेटिस्फेक्शन की नीड पूरी करते हो। तो मास्लो का ये था आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत। बच्चों, मोटिवेशन में दूसरा सिद्धांत दिया हर्ट्जबर्ग ने। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। जो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग थे, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि कोई भी मोटिवेशन में 2 फैक्टर काम करते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अभिप्रेरणा की द्विघटक अवधारणा किसने बताई? किसने बताई? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने, जो अमेरिकन थे। कौन से 2 घटक बताए? इन्होंने कहा कि देखो, कोई भी व्यक्ति, एक तो होता है कि बस काम कर रहे हैं, उससे उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, पर वो काम कर रहा है, क्लियर, वो टिका हुआ है। और एक होता है जो उसको मोटिवेट करे। तो इन्होंने 2 फैक्टर बता दिए। एक बताए जो उनको संतुष्टि देता है, जो उनको मोटिवेट करता है, यानी कि सेटिस्फायर, संतुष्टिकारी तत्व। ये ध्यान से सुनना बच्चों, ये वो तत्व है
जो आपको संतुष्टि देंगे, आपको प्रेरित करेंगे, आपको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जोड़ेंगे और ये काम की प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां पे आपको कई तरह की उपलब्धियां मिलती है, आपका सम्मान होता है, आपकी ग्रोथ की संभावना, आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, उपलब्धि, समान, विकास और उत्तरदायित्व। ये कौन सा फैक्टर है? ये सेटिस्फायर है, मोटिवेटर फैक्टर है, जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, आपके काम की संतुष्टि को बढ़ाएगा और आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और काम करेंगे। हजबर्ग ने एक और फैक्टर बताया जिसे इन्होंने हाइजीन फैक्टर कहा। ध्यान से समझना, हाइजीन फैक्टर, आरोग्य घटक, जो उनका साहब ये तो होना चाहिए, ये जो तत्व हैं ये होने चाहिए, इनके नहीं होने से असंतुष्टि बढ़ेगी और लोग नौकरी छोड़ के जाएंगे। मतलब इनके होने से आप मोटिवेटेड नहीं हो रहे, बट डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए हमने इसको नाम सेटिस्फायर ना देके डिससेटिस्फायर दे दिया, असंतुष्टिकारी तत्व। कि साहब अगर ये तत्व नहीं होंगे तो असंतुष्टि बढ़ेगी। हालांकि ये मोटिवेट नहीं करते। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए और आपको सैलरी मिल रही है, तो आपको सैलरी तो चाहिए सर, सैलरी मोटिवेट नहीं करेगी। लेकिन सैलरी में अगर आपकी कोई ग्रोथ हो रही है, कोई आपको सम्मान मिल रहा है, तो वो मोटिवेट करेगी। आपको कंपनी की पॉलिसी मोटिवेट नहीं करेगी, संस्था का प्रशासन मोटिवेट नहीं करेगा, वर्किंग कंडीशन, जॉब सेफ्टी, सैलरी, कुछ बेनिफिट्स, आपके सुपरवाइजर की क्वालिटी, आपके वहां पे काम करने वालों के साथ आपके कैसे संबंध है, पीसफुल माइंड है, तो ये वो तत्व हैं जो आपको असंतुष्टि से रोकते हैं कि साहब आपका डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, लेकिन आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, टिके रहोगे। तो हजबर्ग ने 2 घटक बताए, एक जो आपको मोटिवेट करें यानी कि सेटिस्फायर, एक जो आपको बस मेंटेन रखें, तो आप इनको मेंटेनेंस फैक्टर भी कह सकते हो, हाइजीन फैक्टर भी कह सकते हो, या डिससेटिस्फायर भी कह सकते हो। और ये होते हैं साहब आपके मोटिवेटर या सेटिस्फायर फैक्टर। तो ये 2 तरह के फैक्टर हजबर्ग ने बताए। तीसरा पर्सन आ जाता है बच्चों डगलस मैकग्रर। डगलस मैकग्रर ने 2 विचारधारा बताई, एक्स और वाई। मोटिवेशन की 2 विचारधारा दी डगलस मैकग्रर ने, एक्स और वाई। जैसा कि नाम से क्लियर है बच्चों, एक्स मतलब क्रॉस, वाई मतलब यस, जुगाड़ है, यस मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, सकारात्मक अभिप्रेरणा कि साहब सैलरी बढ़ा दो, प्रमोशन दे दो, ठीक है। और एक्स मतलब दंड दो, सैलरी काट दो, ट्रांसफर कर दो। तो डगलस मैकग्रर ने ये कहा कि साहब 2 तरह के मोटिवेशन काम करते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। इसको कहा इन्होंने एक्स और वाई विचारधारा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साहब अभिप्रेरणा की एक्स और वाई विचारधारा किसके द्वारा बताई गई? डगलस मैकग्रर के द्वारा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। एक्स और वाई के बाद में आता है जेड। ये बताया था विलियम आउची ने। मोटिवेशन की जेड विचारधारा किसने बताई? विलियम आउची ने। ये कौन थे? ये मिक्स करके एक आइडियोलॉजी देने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मिक्स किया जापानी और अमेरिकी विचारधारा का। क्लियर है? इस विचारधारा में यह कहा गया कि संगठन जो है वो फॉर्मल होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, यानी सिस्टमेटिक होना चाहिए। संस्था में और कर्मचारी के मध्य अच्छे संबंध हो, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करें। कंट्रोल इनफॉर्मल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हर कोई हर किसी के कंट्रोल करे, एक तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। और जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें कर्मचारियों की सहभागिता हो। ये विलियम आउची की जेड विचारधारा थी। क्लियर है? तो 4 देखो मैंने आपको मोटिवेशन के कंसेप्ट बताए। एक अब्राहम मास्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम, एक मैंने बताया आपको एक्स और वाई यानी कि फ्रेडरिक हजबर्ग की, एक आपने पढ़ा सॉरी द्विघटक कारक हजबर्ग का, एक पढ़ा एक्स और वाई डगलस मैकग्रर का, एक पढ़ा आपने जेड विलियम आउची का। 5वां पढ़ रहे हैं अपन ब्रूम, विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेशन आइडियोलॉजी। तो ये भी कई बार सुना जाता है कि अभिप्रेरणा की प्रत्याशा अवधारणा किसने दी? विक्टर ब्रूम ने दी। इन्होंने एक बात कही और ये बात 100 आने सही है कि कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित तभी होता है
जब उसे ये उम्मीद हो कि उस काम में वो सफल होगा और सफल होने के बाद जो परिणाम आएंगे वो उसके लिए संतुष्टि कारक होंगे, उसके लिए अच्छे होंगे। जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं सब लोग कि हमारा सिलेक्शन होगा। भले ही सबको मालूम है कि 342 पोस्ट है तो 350 तो नहीं होंगे ना, फॉर्म तो 20-20, 25-25, 30-30 हजार भरे जाते हैं, पर आप मानते ही नहीं हो कि दूसरे लोगों का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा। अगर ऐसा सोच लिया तो आप पढ़ोगे ही नहीं। तो विक्टर ब्रूम यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति कार्य तभी करता है जब उसे उम्मीद हो कि वह सफल होगा और सफलता के परिणाम उसके लिए सुखकारी होंगे। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था बच्चों, ब्रूम का फॉर्मूला कहते हैं इसको, कि मोटिवेशन आता है एक्सपेक्टेशन से, एक्सपेक्टेशन में आता है इंस्ट्रूमेंटली और बैलेंस। आप कहेंगे सर मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन का मतलब आपका ये विश्वास कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो ये मैं मेहनत कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड की जो मैं तैयारी कर रहा हूं, तो जो मैं चाह रहा हूं वो परिणाम देंगे। इसके बिना आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आनी, ये तो ही एक्सपेक्टेंसी। एक इंस्ट्रूमेंटली यानी कि साधन, आपको ये विश्वास होता है कि परफॉर्मेंस अगर मैं अच्छी दूंगा, मैं प्रयास अच्छे करूंगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा। यानी कि यहाँ तो आपको उम्मीद थी कि मैं प्रयास करूंगा तो इच्छित परिणाम देंगे। आप ये विश्वास कर रहे हो कि बढ़िया परफॉर्मेंस से पुरस्कार मिलेगा, मुझे कोई नेगेटिव चीजें मुझे नहीं मिलने वाली। और बैलेंस का मतलब होता है कि सब जो हमारा रिवॉर्ड है उसको अलग अलग स्थान को महत्व दिया जाएगा। यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यू होगी, मतलब मल्टीपल मोटिवेशंस। जैसे फर्स्ट के टीचर बन गए तो आपकी लाइफ तो सेट होगी, समाज में भी इज्जत बढ़ेगी, परिवार में भी इज्जत बढ़ेगी, बेरोजगारी का ठप्पा बाहर होगा। तो ये वैल्यू होती है इंडिविजुअल की, ये इसको कहते हैं बैलेंस। तो ये इन्होंने विक्टर ब्रूम ने कहा कि मोटिवेशन में एक्सपेक्टेशन के साथ साथ लोग इंस्ट्रूमेंटली भी मान के चलते हैं और बैलेंस भी मान के चलते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका। एक साहब इन्होंने मोटिवेशन के लिए रैंसस लिकर्ट ने कर्मचारी केंद्रित विचारधारा दी। इन्होंने ये कहा कि जो भी मैनेजर है उनको कर्मचारी केंद्रित होना चाहिए, ना कि कार्य केंद्रित। मतलब ये नहीं कि वो हमेशा काम की बातें करें, प्रोडक्शन की बातें करें और कर्मचारियों का ध्यान ही नहीं रखें। उनको कर्मचारियों की संतुष्टि के अनुसार ही काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। कर्मचारियों को बताओ कि देखो तुमको ये काम करने से तुमको ये पुरस्कार मिलेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, उनकी भी भले की बातें करो तो वो मोटिवेट होंगे। ये बात किसने कही थी? रैंसिस लिकर्ट ने। तो बच्चों इसी के साथ आज आपका डायरेक्शन का एक और तत्व कंप्लीट हो गया। मैंने 2 तत्व करा दिया आपको, सुपरविजन और मोटिवेशन। तीसरा तत्व हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा होगा, सेकंड पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, दूसरी सब्जेक्ट्स में भी है, तो ये बहुत बार पढ़ा हुआ है। यहां मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन संज्ञा, देखो ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेटिन शब्द, तो लेटिन शब्द तो है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है समान। आज जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही है क्योंकि आप और मैं समान है। हमें लगता है कि जो बाजार में, जो मार्केट में लोग घूम रहे हैं, गलियों में जो लोग घूम रहे हैं वो भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंकते हैं, आपको ऐसा लगता है। नहीं, वो आपस में बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे उनकी बात को, क्योंकि कम्युनिकेशन समान लोगों में ही होता है। तो लेटिन शब्द कम्युनिस्ट, जिसका अर्थ होता है समान। इसकी उत्पत्ति लेटिन संज्ञा से हुई जिसका कम्युनिकेसियो, जिसका मतलब होता है समान रूप से साझा करना, एक जैसी चीजों को साझा करना। और लेटिन क्रिया कम्युनिकेट, अगर कोई चीज समान नहीं है तो पहले उसको समान बनाना। इसलिए जब हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें एनकोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको हिंदी नहीं आती और वो स्पीच जो सुन रहा है वो हिंदी में सुन रहा है, तो कैसे समझेगा? तो वो क्या करेगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इक्विपमेंट लाएगा, कान पे लगाएगा, सामने वाला हिंदी में बोल रहा है वो इंग्लिश में कन्वर्ट होएगा और उसके दिमाग में वो पहुंचती रहेगी। ये थी इसकी शब्द की उत्पत्ति। अब कम्युनिकेशन किसका होता है?
कम्युनिकेशन सूचनाओं का होता है, तथ्यों का होता है, भावनाओं का होता है, विचारों का होता है। आप अपने फीलिंग्स दूसरे तक पहुंचा सकते हो, अपने विचार पहुंचा सकते हो। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आप अपने फीलिंग्स पहुंचाना, अपनी सूचना, तथ्य, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन और स्पीच में एक फर्क होता है बच्चों। स्पीच वन वे होता है, कम्युनिकेशन टू वे होता है। इसका मतलब इसके दो छोर हो गए, एक भेजने वाला और एक प्राप्त करने वाला। तो कम्युनिकेशन के टू एंड्स होते हैं, दो छोर होते हैं, एक प्रेषक और एक प्रेषित, भेजने वाला और पाने वाला। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो वेरियर्स हैं, वो है नॉइज, शोर। यानी कि आपको मैं कोई बात कह रहा हूं, अभी मान लीजिए आपका नेट नहीं चले, आप तक बात नहीं पहुंचे, तो कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस आएगा। इसको कहते हैं शोर। शोर दो टाइप के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। एक जो बाहर की आवाज है, चकाचौंध रोशनी है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो आप तक मेरी बात नहीं पहुंची। एक क्या हो रहा है कि आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, पर सोच को छोड़ रहे हो, इंटरनल बहुत शोर चल रहा है आपके मन में, क्रोध में हो या फिर टेंशन में हो, तो वो भी एक वेरियर्स है, कम्युनिकेशन वेरियर्स है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए संचार की सबसे बड़ी बाधा कौन सी, तो आप आंसर क्या देंगे? नॉइज, यानी कि शोर। किथ डेविस ने एक बात कही कि सब कम्युनिकेशन के बिना मैनेजमेंट तो भूल जाओ, क्योंकि क्या तो आदेश दोगे, क्या निर्देश दोगे, क्या मोटिवेट करोगे और क्या प्लानिंग समझाओगे जब तक अगले को बात नहीं बोलोगे। तो किथ डेविस ने ये कहा कि साहब संचार का प्रबंध में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना हमारे शरीर में खून का। आप देखिए, आपके शरीर से खून निकाल दिया जाए तो फिर आपका शरीर एक बॉडी है केवल मात्र, और वो 2 मिनट मतलब 15 मिनट के अंदर डेथ हो जाएगी। तो संचार का प्रबंध में उतना ही महत्व जितना मानव शरीर में रक्त का। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर संचार का क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है? इस पे क्या होता है, कुछ बुक में अलग दिया हुआ है, कुछ में अलग दिया हुआ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे समझना, संचार में सबसे पहले कौन होगा? प्रेषक। ये संचार का स्रोत है। जब तक कोई प्रेषक ही नहीं होगा तो बात आगे जाएगी कैसे? अब प्रेषक वो होता है जिसके पास कोई सूचना है, कोई विचार है, कोई भावना है, कोई तथ्य है। अब वो क्या करेगा? वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात जो सुन रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले, मैं तो मेरी लैंग्वेज में बोलूंगा। तो मैं मेरी लैंग्वेज में इस मेरे मैसेज को क्या करता हूं? कोड में कन्वर्ट करता हूं, संकेतों में कन्वर्ट करता हूं। जैसे अगर किसी को अपने फीलिंग्स बतानी है तो जरूरी नहीं है वो शब्दों से ही बोले, वो इशारों से, हाव भाव से, चेहरे से, इवन हमारे जो शरीर के अंग हैं वो भी बोलते हैं। कई लोग आंखों से बोल देते हैं, कोई नाक से बोल देता है। तो वो क्या करता है कि प्रेषक जिसके पास में मैसेज है वो उस मैसेज को संकेत में कन्वर्ट करता है, और वो कन्वर्ट तब होगा जब उसके पास क्या हो? मैसेज। तो कई बार ये क्रम इधर उधर भी हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेषक होना चाहिए, फिर वो एनकोडिंग करेगा। किसका एनकोडिंग करेगा? मैसेज को। उसको पहुंचाने के लिए उसके पास में माध्यम चाहिए, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे वो आपके कोई भी स्पीकर हो, किसी भी तरीके का साधन हो। ये मामला आगे तक पहुंच गया, फिर जो प्रेषिती है वो अपने समझने योग्य मैसेज में उसको कन्वर्ट करेगा। यानी कि उसके पास क्या है थे? संकेत। जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी चीज टाइप करते हो तो कंप्यूटर को तो जीरो और वन आता है, आप अपनी लैंग्वेज में टाइप करो, वो अपनी लैंग्वेज में समझ रहा है। तो जब संकेत को मैसेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो डिकोडिंग कहलाएगा। और ये कौन करता है? परिस्थिति। फिर परिस्थिति को समझ में आया कि नहीं आया, वो अपना फीडबैक देता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका क्रम है। एनकोडिंग हमेशा कौन करेगा? प्रेषक। डिकोडिंग कौन करेगा? परिस्थिति। प्रेषक क्या करता है? उसके पास जो मैसेज है उसको संकेत में परिवर्तित करता है, और प्रेषित क्या करता है? उसके पास जो संकेत आए हैं उसको अपने समझने योग्य संदेश में परिवर्तित करता है। तो एनकोडिंग मतलब कोड में कन्वर्ट करना, डिकोडिंग मतलब कोड को मैसेज में कन्वर्ट करना। बहुत सिंपल सी बात है। ये था संचार का क्रम। एक बात समझ में आ गई कि संचार का समापन किससे होगा? फीडबैक से, क्योंकि ये टू वे होता है। अगर आपने कोई चीज बोली, सामने वाले की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, किसी तरह का आपको कोई आवाज नहीं आ रही, कोई हलचल नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये केवल मात्र स्पीच है। कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
देखो जब हम ऑफलाइन क्लासें पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में तो हमें मालूम नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ऑफलाइन जब क्लासेस पढ़ाते हैं तो हम बच्चों के चेहरे देख के समझ जाते हैं कि मेरी कही गई बात उन्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है? और अगर आप चाहते हो कि कोऑर्डिनेशन हो, आपस में तालमेल बैठे, तो तालमेल बिठाने के लिए कम्युनिकेशन क्या है, नेसेसरी है। जब तक आपस में बातचीत नहीं करोगे तो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा। अब आता है वो बच्चों कम्युनिकेशन के प्रकार। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। जैसे आपने संगठन में पढ़ा था मेरे से, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक, उसी तरीके से ये है। एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब एक फिक्स फॉर्मेट है, हर कोई हर किसी से बात नहीं करेगा। एक प्रबंध का क्रम निर्धारित है, एक संरचना निर्धारित है कि सभी कंपनी का सीईओ है, ये नीतियां बनाएगा, ये अपने अंडर में जो दूसरे मैनेजर काम कर रहे हैं उनको वो पहुंचाएगा बात। एक फिक्स संरचना होती है। जबकि अनौपचारिक में कोई किसी से कुछ भी कह देता है, ये भीड़ है, यहाँ पर कोई निर्धारित मार्ग नहीं है, कोई संरचना नहीं है। अब चूंकि जब आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से कि साहब ये आदमी इसको बात कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये इसको कहेगा, ये आदमी इससे डायरेक्ट बात नहीं करेगा। अगर ये आपस में कोई भी किसी से बात कर सके तो वो अनौपचारिक। और अगर ये क्रम निर्धारित है कि ये इसको कहेगा, 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 तो ये बात यहाँ की यहाँ तक पहुंचने में समय लगेगा। इसलिए औपचारिक संगठन संचार के मार्ग को बड़ा कर देता है। आपने प्रबंध के सिद्धांत में मेरे से एक टॉपिक पढ़ा था, हेनरी फ्योल का गैंग प्लैंक थ्योरी, जो कहता है कि अपवादजनक परिस्थिति में इस औपचारिक संप्रेषण को, औपचारिक क्रम को तोड़ा जा सकता है, अदरवाइज नहीं तोड़ना चाहिए। अब चूंकि इसमें हर कोई हर किसी से कुछ भी तो कह नहीं रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऑथोराइज आ रही है, इसलिए अफवाह नहीं फैलती, अफवाहों का दौर नहीं चलता। बाकी तो देखो कोई कुछ भी कह दे, अगर ये भीड़ का हिस्सा है, कोई निर्धारित मार्ग नहीं है अनौपचारिक में, तो मार्ग तो छोटा हो ही जाएगा, क्योंकि कोई कुछ भी कह देगा। अब चूंकि बिना किसी अधिकार के लोगों ने बात कही है, तो अफवाहों का दौर प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कोई कुछ भी कह देगा जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये फर्क है दोनों में। और चलते हैं, देखो औपचारिक संप्रेषण नॉर्मली कैसे संगठन में होगा, औपचारिक में, क्योंकि जब तक क्रम ही निर्धारित नहीं है तो औपचारिक कम्युनिकेशन कैसे होगा। और ये होता है अनौपचारिक संगठन में। औपचारिक कम्युनिकेशन नॉर्मली लिखित में होता है, पर ऐसा नियम नहीं है। होते हैं नॉर्मली लिखित में, लेकिन ये मौखिक और सांकेतिक भी हो सकते हैं। इन्हें हम इंटर स्केलर के नाम से भी जानते हैं। अनौपचारिक की बात करें तो किथ डेविस ने इसे जन प्रवाद यानी कि अंगूरी लता का नाम दिया। जन प्रवाद कह दो या अंगूरी लता कह दो, अंगूरी लता के नाम से भी इसको जानते हैं। किथ डेविस ने ही इसको अंगूरी लता का नाम दिया था। अमेरिका के सिविल वार के समय उत्पत्ति हुई थी। इसको अंगूरी लता ये कहते हैं क्योंकि अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें कौन सी बेल किससे जुड़ी हुई है मालूम नहीं रहता। ये नॉर्मली अनौपचारिक संगठन में होते हैं और सामान्यतः मौखिक होते हैं। तो ये दो प्रकार के मैंने आपको कम्युनिकेशन बताए, औपचारिक और अनौपचारिक। और भी कई प्रकार हैं। एक कम्युनिकेशन का प्रकार है वर्टिकल, लंबवत। लंबवत दो प्रकार के, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऊपर पे कौन है बोलो, ऊपर कौन है, अधिकारी। नीचे कौन है, अधीनस्थ। पहले अपन पढ़ते हैं ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे कौन है, अधीनस्थ। अधीनस्थ से अधिकारी की ओर। अधीनस्थ अधिकारी को क्या करेंगे, अपनी शिकायत देंगे। वो आदेश थोड़ी देंगे अधिकारी को, शिकायत करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, अपने सुझाव देंगे, अपनी वेदना व्यक्त करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी रिपोर्टिंग करेंगे। एक होता है डाउनवर्ड, आप तो एरो बना लेना, अधोमुखी यानी जिसका मुख नीचे की तरफ है। ऊर्ध्वगामी मतलब जिसका मुंह ऊपर की ओर है। तो नीचे की तरफ मुंह है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर कौन है, अधिकारी। अधिकारी से अधीनस्थ की ओर। अधिकारी क्या देगा, आदेश देगा, निर्देश देगा, नियम बताएगा, नीतियां बताएगा। ये सारी चीजें डाउनवर्ड में आती है। और ये दोनों या तो गया यूं या है यूं, तो ये हो गया लंबवत। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, लंबवत।
तो लंबवत दो टाइप का हो गया, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट टाइप है आपका हॉरिजेंटल, क्षैतिज या समतल। हॉरिजेंटल मतलब यो नहीं है, यो है। इसका मतलब ना तो कोई ऊपर का है ना कोई नीचे का है, समान स्तर के लोगों के मध्य कम्युनिकेशन। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तीनों मैनेजर हैं, समान लेवल के हैं। तो ये आपस में एक दूसरे की सूचना, सुझाव, शिकायत, निवेदन ये सब करते हैं। इसको अपन कहते हैं हॉरिजेंटल। एक होता है बच्चों संगठनेतर, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के बाहर के लोगों के साथ में कम्युनिकेशन। तो जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही कम्युनिकेशन हो, हमें बाहर के लोगों से भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। प्रोफेसर मजुमदार ने औपचारिक और अनौपचारिक कम्युनिकेशन के लिए तुलना करी अपनी जीभ से और कलम से। आप देखो, जब कोई आदमी कलम से कोई बात लिखता है तो 4 बार सोचता है, सोच समझकर बोलता है। और जीभ हमारे शरीर की सबसे चिकनी सतह है, जो आवेश में आके, भावावेश में आके फिसल जाती है, क्योंकि बिना हड्डी की होती है। तो औपचारिक संप्रेषण हमेशा विश्वसनीय होंगे, क्योंकि हर कोई हर किसी से कहेगा नहीं, सोच समझ के कहेगा। इसलिए प्रोफेसर मजुमदार ने इसको लेखनी का नाम दिया, यानी कलम का नाम दिया। अनौपचारिक संप्रेषण थोड़े कम विश्वसनीय है, क्योंकि कोई किसी से कुछ भी कह देगा। इसलिए प्रोफेसर मजुमदार ने इसको जीभ का नाम दिया, हमारी टंग का नाम दिया। क्लियर है? एक टॉपिक आता है बच्चों कम्युनिकेशन में, जौहरी बिंदु। इसका मतलब कोई खिड़की से नहीं है और जोहरी बाजार से नहीं है। जो हरी से बना जौहरी, जो जोसेफ लुफ्ट, हरी मतलब हैरिंगटन इनगम। तो इस कंसेप्ट के प्रतिपादक जो थे वो जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इनगम थे। इन्होंने कोई भी आदमी किसी के साथ कम्युनिकेशन करता है तो पहले वो खुद को समझना चाहता है कि आपको, क्या आप अपने आप को पहचानते हो, हु आर यू, हु आई एम। और फिर वो दूसरों को समझता है और फिर उस अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेशन करता है। इस विंडो के 4 पार्ट होते हैं, ओपन, ब्लैंक, ये आप लोगों ने मेरे से पढ़ रखे हैं, हिडन। ठीक है? कम्युनिकेशन के माध्यम क्या है, कितने तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। सर मुंह से बोल के करेंगे, लिख के करेंगे, वो तो सिंपल बात है। मौखिक लिखित बातें तो मेरे को बतानी ही नहीं, हमको वो पढ़नी है जो आपको मतलब थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया। जैसे एक होता है काइनेसिस, शारीरिक भाषा, शरीर के अंगों से प्रकट होने वाली भाषा। आप कहेंगे सर शरीर के अंगों से कैसे प्रकट होगी? बिल्कुल होगी। घर में बहुत अच्छा खाना बना है, आप घर में घुसते ही आहा, मतलब नाक से आपने खुशबू ले ली तो बताओ, नाक से भी बोल गए। लोग आंखों से बोल जाते हैं, आईब्रो से बोल जाते हैं, समझ लो। तो शरीर के अंगों से प्रकट होने वाली भाषा काइनेसिस कहलाती है। एक होता है पैरा लैंग्वेज। जब आप गुस्से में होते हो तो आप देखोगे कि आपका वॉल्यूम तेज हो जाता है, चिल्लाने लग जाते हो आप, उच्चारण का स्तर, बोलने की स्पीड। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो बीच बीच में अटकने लग जाते हो, उतार चढ़ाव आने लग जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं? पैरा लैंग्वेज कहलाते हैं। एक होता है बच्चों प्रोक्सिमिक्स कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो जिसके साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ हम कितना पास में आके बात कर रहे हैं। जैसे नेता होगा तो वो स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है कि उसको डर लगता है जनता से। टीचर होगा वो भी 4-5-10 फीट की दूरी रखेगा। दोस्तों के आप बिल्कुल पास आ जाएंगे, और रोमांटिक फ्रेंड के साथ तो पूछो ही मत। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे एडवर्ड हॉल। इन्होंने कहा सब कम्युनिकेशन में लोग स्पेस भी यूज करते हैं, जो 4 टाइप के स्पेस इन्होंने बताए थे। एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन की बाधाएं। देखो संचार की सबसे बड़ी बाधा शोर है, पर WH वाइट ने ये कहा कि लोग कम्युनिकेशन ही नहीं करते। बाधा तो बात की बात है, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये उनके दिमाग में उनका भ्रम है। प्रेषक को लगता है कि अरे बात बोलने से पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, वो बोलता ही नहीं। तो कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बाधा प्रेषक के दिमाग में उसका भ्रम है, उसके बाद शोर स्टार्ट होता है। बाधाएं कितनी प्रकार की होती है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। किथ डेविस ने ये कहा कि सब बाधाएं आपकी 3 टाइप की होती है। या तो आपकी फिजिकल होंगी कि आप बोलने में असमर्थ हैं या वहां पे अनकंफर्टेबल है। एक होता है पर्सनल, जिसमें आते हैं सोशल और साइकोलॉजिकल।
और एक आपको भाषा समझ में नहीं आती। थियो हेमन ने 4 टाइप के वेरियर्स बताए। अच्छा, ये राइटर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ये जूनियर अकाउंटेंट में पूछा था कि सब किथ डेविस ने कितने प्रकार की बाधाएं बताई। थियो हेमन ने 4 प्रकार की बाधाएं बताई कि संगठनात्मक की संगठन की नीतियां ही ऐसी हैं कि किसी जूनियर को सीनियर के सामने बात करने की बात इजाजत नहीं है। प्लस आपकी एक स्टेटस होती है, एक पोजीशन होती है, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए कई बातें नहीं बोल पाते। लैंग्वेज और चेंजेस की चीजें बदल जाती हैं, तो आप वहां पे कम्युनिकेशन में वेरियर्स आने शुरू हो जाते हैं। संचार की बाधाओं को मैं और अलग डिटेल में बताऊंगा। तो राइटर के अकॉर्डिंग जब एक नॉर्मल बातें करें जिसमें क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सेमेटिक वेरियर्स, जिसको आप कहते हो सांकेतिक। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि साहब कोई मैसेज को आपने त्रुटिपूर्ण अनुवाद कर दिया, मतलब वो इंग्लिश में था और आपने उसका अर्थ का अनर्थ बना दिया। कैसा होता है? बिल्कुल होता है, समझ का फेर है साहब। अगर आप संदेश की गलत व्याख्या कर लेते हो, त्रुटिपूर्ण अनुवाद कर देते हो, शब्दों का अलग अलग अर्थ लगा लेते हो, तो ये सेमेटिक वेरियर्स है। एक होता है बच्चों साइकोलॉजिकल वेरियर्स। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पहले से दिमाग में एक चीज सेट करके चलते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने सेट कर लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा तो भी नहीं होगा, ये उसके साइकोलॉजिकल वेरियर्स है। समय पूर्व मूल्यांकन करना, या वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करे तो मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आएगी, या वो ध्यान ही नहीं दे, तो ये सब साइकोलॉजिकल वेरियर्स। संगठनात्मक बाधाओं में आती है। अभी एक एग्जाम हुई थी थोड़े दिन पहले ही, बच्चे मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। अकाउंटेंट की एग्जाम थी कोई, मुझे नहीं मालूम कहाँ क्या हुई है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि संगठन में पद की स्थिति की वजह से कोई आदमी अगर नहीं बोल पाता तो वो कैसी बाधा है? संगठनात्मक बाधा है। संगठन के नीति नियम ऐसे हैं, इतना जटिल ढांचा बनाओ कि हर कोई हर किसी से बात नहीं कर पाए, तो ये संगठनात्मक बाधा है। एक होती है व्यक्तिगत बाधाएं, कि कई लोग होते हैं जो कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते, उनमें विचार विनिमय की अनिच्छा होती है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में। कईयों को प्रोत्साहन की कमी होती है कि यार क्या ही करेंगे, छोड़ो, एनकरेज नहीं होती। और कईयों को लगता है अगर बोलेंगे तो नौकरी चली जाएगी, चुप रहने में फायदा है, तो पद की चुनौती का पे। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन की कुछ बाधाएं आपने पढ़ी। एक शब्द होता है बच्चों फिल्टरिंग। एक बार मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें अशोक गहलोत साहब को मैंने बोलते हुए सुना कि हमारे राजस्थान में किसान लोग पानी से खेती करते हैं तो पानी का पावर जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए उससे हम बिजली नहीं बना सकते। आपको क्या लगता है राजस्थान का सीएम ऐसी बात करेगा? अच्छा, एक राहुल गांधी का वीडियो आया था जिसमें राहुल गांधी कह रहा था कि इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा। लोग क्या करते हैं, मेरी क्लिप बना ली और मेरी 2-3 चीजों को जो कनेक्ट थी उसको हटा के और बीच में अपने कम्युनिकेशन में छेड़खानी करके अंतिम पार्टी तक पहुंचा दिया। ये अभी जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था कि सूचनाओं में छेड़खानी करके अंतिम पार्टी तक पहुंचाना, इसको कहते हैं फिल्टरिंग। और ये संचार की एक तरह की क्या है? बाधा है। तो बच्चों इसी के साथ आपका निर्देशन का भी मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया। अब निर्देशन का हम अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। क्लियर है बच्चों? लीडर कौन होता है? जो लोगों को प्रभावित कर सके। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्रिया है, ये बात जॉर्ज आर टेरी ने कहा। लीडर तो वही होता है जिसके फॉलोवर हो, जो इन्फ्लुएंस कर सके। हेरोल्ड कुंज और हिंज वेरिज ने भी ये कहा कि व्यक्तियों को प्रभावित करने की जो कला है, जो प्रक्रिया है, वही नेतृत्व है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। और गे तथा स्ट्रिक ने ये कहा कि साहब नेतृत्व एक प्रोसेस भी है तो एक संपत्ति भी है, क्योंकि नेता जो है वो हमारे देश की संपत्ति है। क्लियर है? नेतृत्व में निम्न का योगदान होता है। लीडरशिप में 2 लोग होते हैं, नेता और एक फॉलोवर। खाली लीडर होने से तो कुछ होगा नहीं ना, उसको फॉलो करने वाले भी चाहिए। नेतृत्व का मतलब ही क्या है? किसी दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता। हालांकि हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, हम नेताओं की बात नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट में जो लीडर होगा वो अपने अधीनस्थों को इन्फ्लुएंस करेगा, उनको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, और अधीनस्थ उसकी बात अगर मान रहे हैं तो वो अच्छा नेता है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो संस्था के उद्देश्य प्राप्त करना चाह रहा है, और अधीनस्थ का भी उद्देश्य क्या है? संस्था के उद्देश्य प्राप्त करना। तो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लीडरशिप की जाती है,
और ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज मोदी जी इस उम्र में आके भी राहुल गांधी जी से ज्यादा सभाएं करते हैं, जबकि उनको मालूम है कि उनकी जीत पक्की है, फिर भी करते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये जनता है साहब, कब बहक जाए मालूम नहीं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लीडरशिप की कुछ स्टाइल हमने देखी, हमने देखा कि कई तरह के नेता समाज में पैदा हुए, तो उनके सबकी हमने जब स्टाइल देखी तो हमने लीडरशिप की स्टाइल को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक ऑटोक्राट, एक डेमोक्राट और एक लेसर फेयर। ऑटोक्राट एक तंत्रीय या तानाशाही या निरकुंश अधिसत्ता बोल सकते हो, अर्थात जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये सत्तावादी नेता है, ये अपनी चलाते हैं, हठधर्मी है, जिद्दी है, किसी की नहीं सुनते, ये आदेश देता है, इसको विरोध पसंद नहीं है, ये उम्मीद करता है कि अधीनस्थ इसके आदेश की पालना करेंगे, ये अगले की सुनता तक नहीं है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे भी नहीं होता, और विरोध को ये पसंद नहीं करता। आदमी कोई साफ कर देगा पर अपनी बात से नहीं हटेगा, यानी कि हिटलर। ये होते हैं ऑटोक्राट। आज की डेट में ये टाइप की नेतागिरी नहीं चलती, अब तो डेमोक्रेसी का जमाना है साहब। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कह दो या इसको सहभागी कह दो, एक ही बात है। लोकतांत्रिक नेतृत्व या सहभागी नेतृत्व एक ही बात है। इसमें नेता क्या करता है, अधीनस्थ से सलाह मशुरा करता है, उनके सलाह से निर्णय लेता है, पर निर्णय लेगा नेता ही। उनको ये कहता है कि आप निर्णय में भाग लो। तो यहाँ पर इसमें डेमोक्रेसी के भी 2 पार्ट में आगे जाके बताऊंगा। इसमें भी 2 हैं, एक जो नेता सलाह लेता है पर चलाता अपनी है, और एक जो सलाह भी लेता है और उनको निर्णय में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित भी करता है। तो 2 अलग अलग लाइन हो गई। डेमोक्रेसी के भी 2 पार्ट हैं जो मैं आगे बताऊंगा। वर्तमान में ये ज्यादा चलता है। एक है बच्चों लेसर फेयर, ये तो बहुत ही ज्यादा उदारवादी हैं। ये लीडर जो है फॉलोवर को कहता है कि तुम फ्री हो, तुमको जो भी निर्णय लेना है तुम लो, तुमको तुम्हारा दायित्व भी तुमको ग्रहण करना है, सारे मिलकर डिसीजन ले लो, मैं कुछ नहीं ज्यादा रोक टोक करूंगा। ये सिर्फ शक्ति का प्रयोग तब करेगा जब इसको यूं लग जाए कि बिना शक्ति के यहाँ काम नहीं होगा। तो ये मैंने आपको 3 तरह की नेतागिरी बता दी, नेतृत्व बता दिए। एक ऑटोक्राट, दूसरा डेमोक्राट और तीसरा लेसर फेयर। अब हम नेतृत्व की जो थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको फिर से पढ़ते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो 3 भाग में विभक्त है, एक गुण सिद्धांत के अनुसार, एक व्यवहारात्मक और एक सिचुएशनल। ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी। ट्रेड थ्योरी जो गुणों की बात करती है, घिसेली ने बताया कि सब कोई भी नेता वही हो सकता है जिसमें सुपरवाइजरी स्किल हो, इंटेलिजेंट हो, पहल करने की क्षमता हो। अगर नेता ही आगे नहीं बढ़ेगा तो फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे, डिसीजन मेकर हो, मैच्योर आदमी हो। अगर ये गुण हैं तो वो नेता है। इसलिए इन्होंने कहा नेतृत्व का सिद्धांत कौन सा, गुण सिद्धांत, कि जिसमें ये गुण ही नहीं है वो नेता कहलाने के लायक नहीं है। किथ डेविस ने इन्हीं गुणों में से कुछ छटनी करके 4 गुण बता दिए कि कोई भी नेता बनने के लिए 4 गुण होने जरूरी है। एक तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, सोशल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि समाज क्या सोच रहा है, लोगों के साथ उसके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना और लोगों को कमाना दोनों अलग अलग शब्द है। नेता वो होता है जिसने लोगों को कमाया, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। संगठन में जो मैनेजर होता है उसको अपने अधीनस्थों के दिल में जगह बनानी होती है, और वो खुद ही मोटिवेटेड होता है, उसको कोई मोटिवेट नहीं करता, वो तो लोगों को मोटिवेट करता है। ये 4 गुण होने चाहिए। गुणों के आधार पे एक थ्योरी आती है, ग्रेट मैन थ्योरी। तो अगर एग्जाम में आ जाएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट मैन थ्योरी, ये क्या मान के चलते हैं कि सब नेता जो हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। ये नरेंद्र मोदी इस टाइप के जो लोग हैं ये तो गॉड गिफ्टेड हैं, आप नहीं बन सकते। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों बिहेवियर थ्योरी। इसमें क्या होता है, हम गुणों की बातें छोड़ देते हैं, गुण तो ठीक है अपनी जगह है। यहां हम ये देखते हैं कि नेता काम क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं बिहेवियर थ्योरी, कि वो किस टाइप का काम कर रहा है। गुण सिद्धांत जो है वो कह रहा था नेता क्या है, मतलब उसमें क्या क्या गुण है, गुणों पे फोकस कर रहा था।
जबकि व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है ना वो ये नहीं कह रहा नेता में क्या गुण है, वो ये कह रहा है नेता कर क्या रहा है। तो गुण सिद्धांत कह रहा है नेता क्या है, और व्यवहारात्मक सिद्धांत कहता है नेता क्या करता है। गुण सिद्धांत फोकस कर रहा है गुणों पे, और व्यवहारात्मक सिद्धांत कर रहा है उनके काम पे, उनकी क्रिया पे। ये फर्क है दोनों थ्योरी में। अब व्यवहारात्मक सीधी सी बात है, उनकी क्रिया, उनके द्वारा किए गए काम, तो उसके लिए स्टडी करनी पड़ी कि कौन से नेता किस टाइप के काम करते आए हैं। तो जब स्टडी हुई तो ये कुछ स्टडियां फेमस हो गई। जैसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है मिशिगन यूनिवर्सिटी, जैसे अपनी है ना राजस्थान यूनिवर्सिटी, वैसे तो मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडी में दो टाइप की लीडरशिप स्टाइल बताई कि हमने ये देखा कि कुछ नेता कर्मचारी केंद्रित नेता होते हैं, अर्थात वो ये मान के चलते हैं कि जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं लोग वो इंसान हैं, जानवर नहीं है, मशीनें नहीं है, और वो उनके प्रति चिंतित होता है, उनके बारे में सोचता है, उनका भला सोचता है, और जो भी टारगेट गोल सेट करता है वो उसमें उनको भी शामिल करता है, भाई तुम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हो। हमने ये भी देखा कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रोडक्शन से मतलब है, वो कर्मचारी को एक इक्विपमेंट मानते हैं बस, और उनको कर्मचारी से मतलब नहीं, वो काम पे ध्यान देते हैं, वो काम के टेक्निकल पक्ष पे जोर देते हैं, मानवीय पक्षों को वो अवहेलना कर देते हैं। तो मिशिगन यूनिवर्सिटी में दो तरह की स्टडी हुई कि एक नेता होता है कर्मचारी केंद्रित, एक होता है उत्पादकता केंद्रित। ऐसे ही बच्चों 1940 में एक स्टडी हुई थी, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी। ये भी एक यूनिवर्सिटी है ओयो स्टेट। इसको बताया था फिडलर ने। फिडलर ने कहा कि साहब दो तरह के नेतृत्व व्यवहार हमको देखने को मिले। एक ऐसे लोग जो सिर्फ काम की बात करते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि आत्मोद्योगी ढांचा, कि वो सिर्फ काम के अलावा और कोई बात ही नहीं करते। देखो सारी स्टडी का घुमा फिरा के फोकस यही है। और कुछ नेता हमने देखे जो लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, कंसिडरेशन देते हैं, ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं। तो घुमा फिरा के बाद वही है, पर नाम चेंज हो गए। ये आत्मोद्योगी ढांचा और ये महत्व देना, दो तरह की इन्होंने नेता माने। एक यूनिवर्सिटी स्टडी हुई थी 1939 में, इयोवा नेतृत्व अध्ययन। इसका उद्देश्य ये चिन्हित करना था कि साहब कौन सी लीडरशिप स्टाइल सबसे बेस्ट है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्राट, डेमोक्राट, लेस फेयर, कौन सी सबसे बेस्ट है, उसको चिन्हित करने के लिए स्टडी की गई थी। और ये स्टडी कर्ट लेविन, रोनाल्ड लिविट और राल्फ कॉलिहिट ने की थी। एक आता है बच्चों मैनेजमेंट ग्रिड। इसमें क्या होता है बच्चों, एक इस टाइप से एक ग्रिड बनता है, ये पूरा डायग्राम बनता है। यहाँ 1 2 3 से लेकर 9 तक के पॉइंट है, और यहाँ 1 2 3 से लेकर 9 तक के पॉइंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। और इसमें एक तरफ होता है प्रोडक्शन और एक तरफ होता है व्यक्ति। अगेन वही बात आ गई, इन्होंने एक सिक्के के दो पहलू माने, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है व्यक्ति। तो इन्होंने कहा कि सब 5 तरह के आयाम हमको देखने को मिले। एक ऐसे नेता जो उत्पादन पे कम ध्यान देते हैं, कर्मचारी पे ध्यान ज्यादा देते हैं, तो उसको नाम दिया कंट्री क्लब। एक ऐसा जिसको प्रोडक्शन भी पूरा चाहिए और उत्पादन भी चाहिए, यानी कि यहां आ गया तो ये हो गया टीम मैनेजमेंट, यहाँ टीम मैनेजमेंट हो गई। और एक मान लो ये अपन मान लेते हैं उत्पादन, और ये मान लेते हैं कर्मचारी। ठीक है, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ कर्मचारी आना चाहिए और यहाँ उत्पादन आना चाहिए। यहाँ आ गया कंट्री क्लब। ऐसे ही टास्क का मतलब जो प्रोडक्शन पे ध्यान दे, कर्मचारी पे कम ध्यान दे, तो ये हो गया टास्क। एक होता है जो दोनों पे ध्यान नहीं देना, कर्मचारी पे ना प्रोडक्शन पे, तो ये तो बहुत गरीब वाला मामला है, इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट 1-1। और एक होता है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, यानी मध्य मार्ग, यहाँ बीचों बीच में होगा, जो काम पे और कर्मचारी पे बराबर का ध्यान दे। तो ये कहलाता है मैनेजमेंट ग्रिड। और ये मैनेजमेंट ग्रिड की जो अवधारणा है ये ब्लैक एंड माउंटेन ने बताई थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रबंधकीय जाल या मैनेजमेंट ग्रिड किसके द्वारा प्रतिपादित है,
ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा। इन्होंने एक सिक्के के दो पहलू माने, एक तरफ प्रोडक्शन और एक तरफ व्यक्ति। 5 इन्होंने डायमेंशन दिया। इन पे भी कई बार क्वेश्चन आ गए, जिनमें क्या पूछते हैं आपसे कि साहब अगर किसी नेता के द्वारा उत्पादन पे कम ध्यान दिया गया और व्यक्तियों पे ज्यादा, तो वो कौन सा आयाम है? वो है कंट्री क्लब। या दोनों पे ध्यान ज्यादा दिया गया, टीम मैनेजमेंट। जहाँ काम पे ज्यादा ध्यान दिया गया, व्यक्तियों पे कम, तो वो टास्क। और जहाँ दोनों पे ध्यान नहीं दिया गया तो न्यूनतम प्रयास, और बराबर ध्यान दिया गया तो मध्यम मार्ग। ये था आपकी बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी। तीसरी आती है बच्चों आपकी सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसी स्थिति वहां पे चल रही है। इसके लिए फीडर का कंटिंजेंसी थ्योरी आती है। फीडर की जो फ्रेड फिडलर ने कंटिंजेंसी थ्योरी दी, इन्होंने माना कि भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको नेता का जजमेंट लेना चाहिए। 1967 में इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने कहा साहब लीडर का और मेंबर का रिलेशन देखना है, यानी कि वहां जो काम कर रहे अधीनस्थ हैं और जो मैनेजर है उनके बीच में संबंध देखना कैसा है। या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा और बुरा कैसे होगा? अगर नेता पावरफुल है और काम की संरचना भी अच्छी है तो ये हो गया पूर्णतः पक्ष में, यानी कि यहाँ पे नेता भी बढ़िया है, काम का स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। नेता थोड़ा कमजोर है पर काम अच्छा है तो भी अच्छा संबंध हो जाएगा। क्लियर है? अगर काम कमजोर है, नेता शक्तिशाली है तो भी अच्छा चल जाएगा। मान लो काम थोड़ा कम है, नेता भी कमजोर है, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इस तरीके से इन्होंने ये स्ट्रक्चर बताया। क्लियर है? एक आता है बच्चों विक्टर ब्रूम का तथा फिलिप येटन का मानवीय प्रासंगिकता सिद्धांत। विक्टर ब्रूम और फिलिप येटन का मानवीय प्रासंगिकता सिद्धांत। ये भी वही बातें कर रहा है सर, सबका थीम एक जैसी आ रही है, यही आएगी। और हम बात क्या करेंगे? लीडर में दो ही तो लोग हैं लीडरशिप में, लीडर और फॉलोवर। इनके मध्य व्यवहार को देखना है। इन्होंने 5 प्रकार की नेतृत्व शैली बताई जो कहीं ना कहीं आप मेरे से व्यवहार में पढ़ चुके हैं। पहला आपको मैंने पढ़ाई दिया ऑटोक्राट या डिक्टेरियर, यानी कि ये कौन है? तानाशाही है, निरकुंश है, दादागिरी करते हैं, अपनी बात रखते हैं ऊपर, किसी की नहीं सुनते। अब मैंने आपको कहा था कि ऑटोक्राट के 2 पार्ट हैं, एक बिनवोलेंट और एक कंसल्टेटिव। यानी कि ये हितकारी होते हैं, शुभचिंतनकारी होते हैं, ये सामने वाले की सलाह लेंगे। क्लियर है? और साथ ही साथ उनको भी इंक्लूड कर लेंगे कि आप हमारे साथ निर्णय लो, उनका भला सोचेंगे। और परामर्शकारी में वो किसी एक से सलाह लेता है लेकिन निर्णय स्वयं लेगा। यहां देखो, यहां पर जो निर्णय ले रहा है वो किसी एक आदमी से वो सलाह लेके निर्णय ले रहा है, तो ये परामर्शकारी हो गया। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो सब लोगों का वेल विशर है, सबके लिए अच्छा सोच रहा है। एक होता है पार्टिसिपेटिंग, ये समूह में सलाह लेता है, मतलब एक आदमी से सलाह नहीं लेता, बहुत सारे लोगों से सलाह लेता है लेकिन निर्णय स्वयं लेता है। और एक आखिरी ग्रुप जहां पे सब मिलकर निर्णय लेते हैं। तो देखो ये देखा जाए तो मैंने 2 को 5 कर दिया, ऑटोक्राट और डेमोक्राट को 5-5 कर दिया। पहले वाले में तो कोई डाउट ही नहीं, ऑटोक्राट ऑटोक्राट ही था। डेमोक्राट को मैंने 4 पार्ट में डाल दिया, एक जो दूसरों के बारे में सोचे तो ये हो गया हितकारी, एक जो किसी एक से सलाह ले लेकिन निर्णय खुद लेगा तो ये हो गया कंसल्टेटिव, एक जो पूरे ग्रुप से सलाह ले लेकिन निर्णय खुद लेगा ये हो गया पार्टिसिपेटिंग, और एक पूरे ग्रुप के साथ मिलकर निर्णय ले वो हो गया ग्रुप। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये कौन बता रहा है? ये विक्टर ब्रूम तथा फिलिप येटन का मानवीय प्रासंगिकता सिद्धांत था। तो बच्चों इसी के साथ ये मैंने आपको प्रबंध का एक और कार्य कंप्लीट करा दिया जिसका नाम क्या था? निर्देशन। मैंने अपनी इस स्टडी में कोऑर्डिनेशन को इंक्लूड नहीं किया है। कोऑर्डिनेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 2 चीजें ध्यान रखना। एक क्या ध्यान रखना है आपको, वो सुन लो कि समन्वय क्या है? प्रयासों में एक रूपता है, तालमेल बिठाना है। और एक मेरी पार्कर फोर्लेट ने समन्वय के 4 सिद्धांत बताए, वो पढ़ लेना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं बस। और तीसरी बात जो एग्जाम में आती है बहुत बार कि सभी प्रबंध के कार्यों का सार किसको कहते हैं? समन्वय को कहते हैं। आखिरी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अपन प्रबंध के कार्य का, उसका नाम है नियंत्रण। नियंत्रण क्या कहता है साहब? ये प्रबंध का अंतिम कार्य है, लास्ट एंड वर्क ये है।
और कंट्रोल का नाम आती है, एक शब्द याद रखना बस, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं एग्जाम में। कंट्रोल की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ विचलन हो, कुछ गड़बड़ हो। गड़बड़ या विचलन का मतलब क्या है कि जो आपने प्लानिंग करी थी, यानी कि वांछित परिणाम, और अब आपके सामने रिजल्ट है, वास्तविक परिणाम, इन दोनों को कंपेयर करना, इनको एक दूसरे के निकट लाना है। यानी कि वास्तविक परिणाम और वांछित परिणाम को निकट लाने का जो प्रयास है वो नियंत्रण है। ये फिलिप कॉटलर ने कहा। जॉर्ज आर टेरी ने भी यही बात कही कि सब कंट्रोल वो प्रोसेस है जिसमें हम कार्य को प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर काम हो गया तो कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया कि प्रबंध का कार्य नियोजन सबसे घनिष्ठ तौर पे किससे जुड़ा हुआ? नियंत्रण से। और नियंत्रण किससे जुड़ा हुआ? नियोजन से। एक सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ है नियोजन, एक तरफ है नियंत्रण। क्योंकि नियोजन में प्लानिंग की जाती है, नियंत्रण में देखा जाता है कि क्या हुआ। विचलन को समाप्त करना, ये एग्जाम में पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो प्रोसेस क्या होगी। तो भैया किसको कंट्रोल करोगे? पहले टारगेट सेट करो। जैसे आज आपने टारगेट सेट कर लिया कि आज मैं पूरी बीओ कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि सर ने आज कंप्लीट करा दी, तो मुझे भी आज कंप्लीट करनी है। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया तो फिर आप पूरे दिन के काम का मूल्यांकन करोगे। फिर अगर कोई विचलन आए तो उसके कारण का पता करोगे, फिर एक आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे, सुधारात्मक कार्रवाई करोगे। क्लियर है बच्चों? ये नियंत्रण की प्रक्रिया है। नियंत्रण कैसे करते हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। एक एग्जाम्पल सेट कर लो कि अगर ऐसा होगा तो हम इस तरीके से काम करेंगे। एडवांस में बजट बना लो। ब्रेक इवन पॉइंट सेट करके चलो कि भैया इतना तो हमको काम करना ही करना है, नो लॉस नो प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी अंदाजा लगाओ कि ये हो सकता है। लीफो मेथड, फीफो मेथड, लीनियर प्रोग्राम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, ऑडिटिंग कराओ, और स्टैट्स और मैथ्स के कुछ फॉर्मूले, पार्ट और सीपीएम। तो बच्चों इसी के साथ मैंने आज आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया जिसका नाम क्या था? प्रबंध के कार्य। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, लेकिन रुकना अभी, क्योंकि मैं इसी चैप्टर के एंड में एक और चैप्टर ऐड कर रहा हूं, रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट। चलो स्टार्ट से बताते जाओ। आधुनिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? आधुनिक प्रबंध का जनक किसे माना जाता है? तो क्या आंसर होगा बच्चों? पीटर एफ ड्रकर। उद्देश्यों को निर्धारित करने और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसको पहले से निर्धारित करने की प्रक्रिया। उद्देश्यों को निर्धारित करने और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसको पहले से निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नियोजन। क्या कहलाती है? नियोजन। हाँ बच्चों, तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रबंध में कार्य को सौंपना, विभागों में कार्यों को समूहीकृत करना, संसाधनों का आवंटन करना। जैसा कि बच्चों नाम से ही लग रहा है, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? विभाग बना रहे हो, काम बांट रहे हो, संसाधन बांट रहे हो। ये क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप पूरा एक ढांचा तैयार कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, स्वॉट एनालिसिस क्या है? आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है। एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। राइट आंसर क्या हो गया? 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस नेतृत्व शैली की विशेषता समूह के सदस्यों से बहुत कम इनपुट के साथ सभी निर्णयों पर व्यक्तिगत नियंत्रण है? यानी कि कौन सा ऐसा नेता है जो किसी से कुछ नहीं पूछता और अपने खुद की दादागिरी चलाता है? तो वो कौन है? ऑटोक्राट है बच्चों, निरकुंज, तानाशाही या एक तंत्रीय। तो राइट आंसर हो गया 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, एमबीओ। एमबीओ किसने बताया था? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर ने। अगर ये पूछ लेते एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो क्या कहते हैं आप? बताओ क्या कहते? एफ डब्ल्यू टेलर। लेकिन एमबीओ किसने बताया? पीटर एफ ड्रकर ने। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन लेता है? टॉप लेवल के लोग लेते हैं, टॉप लेवल के लोग। अगर ये टैक्टिकल आ जाता तो मिडिल लेवल के, ऑपरेशनल आ जाता तो लोअर लेवल, यानी कि फर्स्ट लाइन मैनेजर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि नाम से क्लियर है, आपने स्टैंडर्ड बनाई, उसमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की तुलना करी
और फिर करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, ये क्या है, ये कंट्रोल है। जहां भी विचलन, सुधार, ये बातें आ गई, समझ आना किसकी बातें कर रहे हैं अपन, कंट्रोल की। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग। और हेनरी फ्योल ने बताया था POCCC, प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। अब देखो, प्लानिंग आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया, स्टाफिंग। सर स्टाफिंग तो आपने कहा प्रबंध का कार्य होता है, मैंने तो कहा है, हेनरी फ्योल ने थोड़ी कहा, इन्होंने हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निर्देशन की एकता, यानी कि एक संगठन की एक योजना हो, निर्देशन की एकता प्रबंध के किस कार्य के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो सीधी सी बात है, जैसा कि नाम से क्लियर लग रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और ये तब संभव है जब आप पहले से क्या लेके चलेंगे, प्लानिंग। क्या लेके चलेंगे, प्लानिंग। अगर प्लानिंग करोगे तभी तो बताओगे ना कौन किसको डायरेक्शन देगा, कैसे डायरेक्शन देगा, काम को कैसे करना है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रबंध के कौन से कार्य से सबसे महत्वपूर्ण तौर पे जुड़ा हुआ है, ये भी क्या आएगा, प्लानिंग। तो ये ध्यान रखना बच्चों, डिसीजन मेकिंग, और आपने क्या पढ़ा, देखो डिसीजन मेकिंग, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। आगे बात सुनो बच्चों। नेक्स्ट, किसमें सुपरविजन, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन कौन से काम के हैं। तो 4 तत्व बताए थे मैंने निर्देशन के, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन, ये सब किसके पार्ट है, डायरेक्शन के। तो राइट आंसर क्या हो गया 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत किसने बताया, अब्राहिम मास्लो ने। तो इसका राइट आंसर क्या है 13 का बी। हज वर्ग के 2 कारक में वेतन, वेतन क्या है, वेतन से कोई मोटिवेशन नहीं आता, लेकिन बस डिससेटिस्फाइड नहीं हो इसलिए जरूरी है। तो हाइजीन फैक्टर या डिससेटिस्फायर कहते हैं अपन इसको। तो 14 का आंसर हो गया बी। 15, एल फोल्डर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। क्या है साहब, मास्लो की आपने आवश्यकता का क्रम पढ़ा, मास्लो की आपने आवश्यकता का क्रम पढ़ा, इसी का मॉडिफाइड वर्जन एल्डोफर ने एक मॉडिफाइड वर्जन दिया जिसका नाम रखा ERG। ई का मतलब यहां पर है एग्जिस्टेंस, कि जो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, एक रिलेटेडनेस के साथ जुड़े हुए रहने के लिए, संबंधों के लिए जरूरी है। तो एग्जिस्टेंस में इन्होंने 2 पॉइंट डाल दिए, शारीरिक और सुरक्षा, तो 2 तो इसमें आ गई। और रिलेटेडनेस में इन्होंने 2 पॉइंट डाल दिए, कौन कौन से, सामाजिक और सम्मान, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन को ग्रोथ में डाल दिया। क्लियर है। तो ERG की फुल फॉर्म है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, जो मास्लो का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये आपको लर्न करना है, मेरे नोट्स में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार के संगठन में अधिकार स्पष्ट तौर पे परिभाषित है और कमांड एक सीधी रेखा में चलते हैं। सीधी रेखा, जैसा कि नाम से क्लियर है, तो क्या आंसर होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार का संगठन दोनों का मिक्स है, किस किस का, किस आप, इन्होंने देखो 2 चीजों का मिक्स पूछा है, किस किस का, फंक्शनल का और प्रोजेक्ट का। तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बच्चों। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, लाइन और स्टाफ संगठन की विशेषता क्या है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एक लाइन होती है और इसके साथ में इधर एडिशनल 2 स्टाफ होते हैं जो एडवाइजरी होते हैं। तो ये जो लाइन प्रबंधकों की सहायता करने वाले सलाहकार, इसमें क्या होते हैं, स्टाफ होते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो 18 का आंसर हो गया बी।
19 नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? पहला है टारगेट सेट करना। अब इसमें टारगेट है या नहीं है पहले तो वो ऑप्शन में देखते हैं। तो साहब इन्होंने कहा बिल्कुल है। प्रदर्शन मानक को क्या करना? निर्धारित करना। फिर देखना वास्तविक परिणाम क्या रहे, विचलन के कारण का पता लगाना, फिर सुधारात्मक कार्रवाई करना। और आखिरी क्वेश्चन है नियंत्रण प्रबंधन के किस कार्य से कंट्रोल, कंट्रोल कौन से काम से जुड़ा है? कंट्रोल हमेशा जुड़ा होता है किससे? नियोजन से। एक सिक्के के दो पहलू। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ मैंने आज आपको प्रबंध के कार्य नाम का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको एक पीजी लेवल का छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट कराने जा रहा हूं, रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट। और इसी के साथ आज मेरा बीओ का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे शॉर्ट नोट्स ही खाली पढ़ना चाह रहे हैं, अब टाइम भी नहीं है आपके पास, 4-5 दिन बाद एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप पे जाके एक मैंने क्विक रिवीजन के नाम से फोल्डर बना दिया, उसमें सारे जो पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ वो उसमें डाल दिए। प्लस मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, ये पूरे नोट्स के क्वेश्चन उठा के पूरे कंटेंट का जो शॉर्ट में मैंने बताया बीओ एक नजर में, वो आपको ऐप पर मंडे को उपलब्ध हो जाएंगी। क्लियर है? यानी कि आपको मंडे को, यानी कि आज आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। समझ गए? चलिए, तो रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जोखिम प्रबंधन। देखो आजकल क्या है, मैनेजमेंट में कुछ नए रुझान आ गए। इन्होंने कहा भाई जोखिम हर व्यापार में होती है, उसका मैनेजमेंट करो। तो जोखिम प्रबंधन की उत्पत्ति बीमा व्यवसाय से भी मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ। इस चैप्टर को कोई काम का चैप्टर है नहीं, एक क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, और वो भी कुछ भी पूछेंगे और वो आपका फिर भी सही होगा। तो जोखिम का प्रबंध की उत्पत्ति बीमा व्यवसाय से भी, इसका अर्थ होता है कि जो भविष्य में नुकसान हो सकता है, जैसे आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, उसकी पहचान करना, उसे समाप्त करना। क्योंकि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसके लिए हमको जोखिम को पहचानना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है, फिर उसके लिए तैयारी करनी होती है और फिर उसको समाप्त करना होता है। ये इसकी एक प्रोसेस होती है। जोखिम क्यों हो सकती है सर? आंतरिक कारण भी हो सकते हैं तो बाह्य भी हो सकते हैं। क्लियर है? फैक्ट्री में आग अपने आप भी लग सकती है तो लगाई भी जा सकती है। हाँ, आजकल क्या हो गया, आप जोखिम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो। जैसे आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां अपनी कार पार्क करते हो, वहां लिखा रहता है पार्किंग एट ओनर रिस्क। इसका मतलब आपने जोखिम किसी और को ट्रांसफर कर दी। तो ये भी एक काम हो सकता है, ये भी एक तरीका है। जोखिम को मैनेज करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। पहले तो आप ये देखो कि क्या व्यवस्थित करना है, कौन सी जोखिम है, संदर्भ की स्थापना करो। फिर ये देखो कि क्या हमको नुकसान हो सकता है, मतलब संदर्भ की स्थापना करो, समझिए कि किस कारण से हमको जोखिम हो सकती है, उन कारणों का पता करो। फिर जोखिम क्या हो सकती है उसकी पहचान करो। नॉर्मली 4 प्रकार की जोखिम होती है, या तो फिजिकल रिस्क होगी, या फाइनेंशियल रिस्क होगी, या मॉरल, या लीगल। क्लियर है? फिर जोखिम का विश्लेषण मूल्यांकन करो, फिर उसका इलाज करो और उस पर निगरानी रखो, समीक्षा करो कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सही है या नहीं है। जैसे आपको लग रहा है कि साहब हम मर सकते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क तो कम से कम कवर होगी। बच्चों एक शब्द आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। देखो रिस्क मैनेजमेंट में और क्राइसिस मैनेजमेंट में फर्क है। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क हुई नहीं है, होने से पहले ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पता क्या जोखिम हो जाए, क्या भविष्य में घटना घट जाए। जब हम पहले से सोचते हैं तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। क्राइसिस का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पता नहीं कब किम जोंग बटन दबा दे और सिद्धि मिसाइल आके जयपुर गिरे। ये तो संकट आ गया उसके बाद उसको मैनेज करना है, यानी कि हादसा जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सके उसको क्राइसिस कहते हैं। और इसको फिर जब होगी क्राइसिस तो उसको कैसे निपटें, उसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। इन दोनों में अंतर यही है कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो संकट आने से पहले अनुमान होता है, यहाँ संकट आने के बाद जो नुकसान हो गया उसका मैनेजमेंट करना है। संकट के प्रकार देखो बच्चों, एक होता है नेचुरल डिजास्टर, कि सब प्राकृतिक आपदाएं आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, बस जो नुकसान हो गया उसका क्षति का मैनेजमेंट करो। एक संकट होता है कि दो विरोधी गुट आपस में टकरा गई, दो लोगों के बीच में लड़ाइयां हो गई और आपको नुकसान हो गया। जैसे ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है तो हमारे शेयर मार्केट की बैंड बजी पड़ी है, मैं संकट में आ गया। तकनीकी संकट, कोई टेक्नोलॉजी गलत उपयोग कर ली, इस वजह से संकट हो गया।
संगठनात्मक दुराचार यानी कि मान लो संगठन में हमने कोई अनुचित निर्णय ले लिया, उसकी वजह से हड़ताल तालाबंदी ये सब स्टार्ट हो गई। कई लोग अफवाहें फैला देते हैं, उससे भी क्राइसिस आ जाता है। और कई लोग वर्क प्लेस पे वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं। तो ये सब इस तरीके के संकट हैं जो कभी भी हो सकते हैं। एक रिसेंट ट्रेंड में आता है बच्चों, परिवर्तन का विरोध। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो जो काम करता रहता है उसमें वो कंफर्ट फील करता है, इसलिए वो कभी भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके विरोध होंगे ही होंगे, और इसके विरोध दो प्रकार से होंगे, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। एक तो मुंह पे ही बोल देंगे, एक क्या होता है जैसे लोग दाढ़ी बढ़ा के आ जाएंगे, दाढ़ी नहीं बना रहे। अब मैनेजमेंट पूछा रहे दाढ़ी क्यों नहीं बना रही तुम लोग, बोले सैलरी नहीं बढ़ी साहब, पैसा नहीं है। इनडायरेक्टली विरोध। कारण क्या होता है, लोग क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि नया काम सीखना उनको मुश्किल लगता है, वर्तमान काम उनको सुविधाजनक लगता है, क्योंकि उसमें करते करते वो हैबिचुअल हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब भी कोई परिवर्तन होगा तो किसी के अधिकार बदलेंगे, किसी के कर्तव्य तो किसी की शक्ति, तो वो विरोध करेंगे। कई लोग क्या है, परिवर्तन से घबराते हैं, जोखिम लेने से बचना चाहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो विरोध करते हैं। विरोध के कई प्रकार हैं। पहला तो एक होता है लॉजिकल, कि क्या होता है जब भी कोई नई चीज आती है तो आदमी विरोध करता है, और ये विरोध तब तक चलता है जब तक वो नई चीज को अडॉप्ट नहीं कर लेता। जब वो सीख जाएगा तो वो विरोध बंद हो जाएगा। क्लियर है? एक होता है साइकोलॉजिकल, की लोगों के दिमाग में ये कि चेंज को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और एक होता है सामाजिक। सामाजिक में समझो आप विरोध नहीं करना चाहते पर आपके साथ वाले सारे विरोध कर रहे हैं। आप धरने पे जाके नहीं बैठना चाहते थे पर आपके साथ वाले बैठ गए, और उन्होंने कहा रे नालायक तो हमारा साथ नहीं दे रहा, तो आपको भी जाके बैठना पड़ गया। ये सामाजिक प्रतिरोध है। उपाय क्या है? सबका साथ सबका विकास, भागीदारी करो। एक होता है बच्चों, नेक्स्ट रिसेंट ट्रेंड आता है मैनेजमेंट हायरार्की, प्रबंध का पदानुक्रम। प्रबंध के पदानुक्रम में परिवर्तन की विरोध की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आपने मैनेजमेंट का ही पद छीन लिया या ऊपर नीचे कर दिया तो संभावना ज्यादा रहेगी। कारण क्या होता है कि जो परिवर्तन करते हैं वो उच्च स्तर के लोग करते हैं, पर लागू नीचे के स्तर पे होते हैं, तो नीचे वाले विरोध करेंगे कि हमसे पूछा ही नहीं, हमने आपने हमारा ट्रांसफर कर दिया, हमारा पोस्ट ही चेंज कर दी। इसका भी उपाय वही है, सबका साथ सबका विकास। इसके लिए मैनेजमेंट लोग क्या करते हैं कि स्पेशल यूनिट बनाते हैं, प्लानिंग यूनिट बनाते हैं, और प्रत्येक स्तर पे योजना बनाई जाती है, फिर ये चेंजेस लाए जाते हैं। कई बार हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो हमारे जैसे कोई बाहरी मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी भी मदद ली जाती है। लेविन ने ये कहा कि अगर आपको कभी भी कोई परिवर्तन करना है तो 3 स्टेप्स इन्होंने बताई, इसलिए इसको लेविन का 3 चरणीय मॉडल कहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका किसी की भी पोस्ट चेंज करनी है ना तो एकदम से अटैक मत करो, 3 स्टेप्स में करो तो परिवर्तन का विरोध नहीं होगा। पहले क्या करो, अनफ्रीज कर दो, जो मौजूदा स्थिति है उसको बदलो, और फिर परिवर्तन को लागू करना शुरू कर दो। और फिर जब आपको लगे कि ये स्टार्ट हो गया, लोगों ने एक्सेप्ट करना, तो उसको फ्रीज कर दो, नई स्थिति को बना दो। तो अनफ्रीज, एजुकेशन और फ्रीज, ये हमें किससे बताया? लेविन ने, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और बच्चों इसका आखिरी पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आते हैं तो इसी से आते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, TQM की फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हमको ये कहता है कि कोई भी संगठन, चाहे कोई भी हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, कोई बिजनेस हो, कोई भी हो, कोई भी संगठन की सफलता उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे निर्भर है। अगर उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो बच्चों आप यकीन मानो, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकती, और मैनेजमेंट भी क्वालिटी से ही होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आप सारी चीजें भूल जाओ, क्वालिटी पे फोकस कर दो। मार्केट में कॉम्पिटिटर को अगर रेस्पॉन्स देना चाहते हो तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा क्वालिटी को प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। आज देखिए हमारी फीस सबसे ज्यादा है राजस्थान में, जो जैसा हमको बच्चे कहते हैं, हमें तो कम ही लगती है लेकिन ज्यादा है, ऐसा बच्चे हमको कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि लोग क्वालिटी को हमेशा प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके प्रतिपादक थे एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ जुरान, जो अमेरिकन थे। इन्होंने, अच्छा यहाँ ध्यान से सुनना, इसके प्रतिपादक थे ना ये अमेरिकन थे, लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है TQM का वो था जापान।
जापान से टीक्यूएम का उद्गम हुआ, अमेरिका वालों ने उसको फैला दिया। और इन्होंने कहा चाहे सरकारी संगठन हो चाहे गैर सरकारी, क्वालिटी तो सब जगह आवश्यक है। तुम आज फर्स्ट ग्रेड टीचर बन के सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारी क्वालिटी नहीं देनी। क्वालिटी का संबंध प्रबंध के सभी कार्य और विभाग से है, और क्वालिटी के लिए हर एक आदमी जिम्मेदार है। प्रबंधक भी उत्तरदायी है, मैनेजमेंट भी उत्तरदायी है, एम्प्लॉय भी उत्तरदायी है। एक आदमी का जिम्मा नहीं, सबका काम है, सबको मिलके क्वालिटी मेंटेन करनी है। टीक्यूएम को लेके कुछ सिद्धांत इन्होंने बताया कि सब क्वालिटी का मैनेजमेंट संभव है। आप सोचते हो कि ये संभव ही नहीं, हमसे क्वालिटी मेंटेन हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो प्रोसेस में होती है, लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग तो आप जैसा ढलोगे वैसे ढल जाएंगे। इन्होंने कहा साहब आप लोगों को हटा रहे हो नौकरी से कि क्वालिटी काम नहीं कर रहे, ऐसा मत करो। लक्षण का उपचार करने के बजाय इलाज देखो कि इसका क्या इलाज हो सकता है। प्रत्येक कर्मचारी को टीक्यूएम के लिए उत्तरदायी ठहराओ। क्वालिटी मापन योग्य होती है और क्वालिटी में सुधार होते रहना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करा दिया, और ये मैंने आपको पूरा बीओ का कोर्स कंप्लीट करा दिया है। कुछ एक क्वेश्चन हम इसके कर लेते हैं। कौन सा प्रबंधन दृष्टिकोण पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर देता है? मैनेजमेंट की कौन सी अप्रोच? देखो अब इन्होंने हिंट क्या दिया है, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी। जहां एनवायरमेंट की बात आ गई, जहां बातें आ गई किसकी, सामाजिक जिम्मेदारी की, तो ये किस टाइप का मैनेजमेंट है? ये ग्रीन मैनेजमेंट है। एनवायरमेंट की बात आती है, कैसा मैनेजमेंट है? ये ग्रीन मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर प्रबंध में हालिया प्रवृत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? यानी कि विच वन इज नॉट इन रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट? तो बच्चों साइंटिफिक मैनेजमेंट आप मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत पहले बता दिया था, ये पुराना चलता रहा। बाकी सारे जो ना ग्रीन मैनेजमेंट, एजाइल मैनेजमेंट, बिग डेटा एनालिसिस, ये रिसेंट ट्रेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टीक्यूएम का प्राथमिक फोकस क्या है? सर एक ही चीज पे फोकस है इसका कि सब गुणवत्ता में क्या हो? सुधार हो। गुणवत्ता में क्या हो? सुधार हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपना चल रहा था कि साहब टीक्यूएम का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? अच्छा एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन, टीक्यूएम का प्राथमिक फोकस क्या है? किस पे वो फोकस कर रहे हैं? किस पे फोकस करेंगे? गुणवत्ता पे। किसमें गुणवत्ता? प्रोडक्ट में, प्रक्रिया में, सेवा में। ये कह रहे हैं साहब इनमें लगातार क्या होना चाहिए? निरंतर क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया 3 का बी। कौन सा टीक्यूएम का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्राहक पे फोकस बिल्कुल करेंगे, कर्मचारी को भी इन्वॉल्व करेंगे, निरंतर सुधार भी करेंगे, पर गुणवत्ता पर अल्पकालीन लाभ ऐसा नहीं है, दीर्घकालीन लाभ होते हैं। ये इसका सिद्धांत है, दीर्घकालीन लाभ। गुणवत्ता प्रबंधन में गुणवत्ता मंडल यानी कि क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी सर्किल इन टीक्यूएम। टीक्यूएम में जो क्वालिटी सर्किल है यानी कि मैनेजमेंट में क्वालिटी का एक मंडल बना हुआ है, उसकी क्या भूमिका है? तो क्वालिटी मंडल की भूमिका क्या है कि छोटे समूह चर्चा के माध्यम से कार्य संबंधी समस्याओं को क्या करना? हल करना। भाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक सर्किल बना दिया, छोटे छोटे सर्किल बना रखे हैं। ये क्या करते हैं? एक एक छोटे छोटे समूह से चर्चा करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वालिटी सर्किल में आमतौर पर कौन कौन आते हैं? ये छोटे छोटे जो सर्किल हैं इसमें कौन कौन आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 साफ साफ है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए एक सर्किल बन गया, उसमें श्रमिक भी आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, सब लोग इसमें इंक्लूड होंगे। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट का एक स्टेप नहीं है? नॉट ए स्टेप। रिस्क को आइडेंटिफाई करना स्टेप है, रिस्क का असेसमेंट करना भी है, रिस्क को दूर करना भी है। रिस्क की मार्केटिंग थोड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा जोखिम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी में
जोखिम को तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर देते हैं, इसको कहते हैं रिस्क का ट्रांसफर करना। क्या कहते हैं? रिस्क का ट्रांसफर करना। क्वेश्चन नंबर 9, क्राइसिस मैनेजमेंट में फोकस किस पे किया जाता है? किस पे फोकस किया जाता है? आपके हिसाब संकट को होने से रोकना? नहीं, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट है, ये तो होगा जो होगा। हम इसमें क्या होता है कि घटना होने के बाद, क्योंकि क्राइसिस हो चुकी होने के बाद में उसका मैनेजमेंट करेंगे, उस पर प्रतिक्रिया करेंगे, इसको क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। तो 9 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संकट की मुख्य विशेषता है? क्राइसिस की मेन फीचर्स कौन सा है? जैसा कि बच्चों आपको लग रहा है रूटीन का काम तो नहीं है, क्योंकि क्राइसिस रूटीन में थोड़ी होता है। तो अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, अप्रत्याशित और संगठनात्मक प्रतिष्ठा के लिए जो खतरा होता है वो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। क्लियर है? रूटीन के काम इसमें नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम प्रबंधन में जोखिम भूख, रिस्क एप्टिटाइट, जोखिम भूख का सबसे बड़ा वर्णन है? जैसा कि नाम से क्लियर है, भूख का मतलब क्या है कि कितनी जोखिम आप खा सकते हो, मतलब कितनी जोखिम लेने के लिए आप तैयार हो। तो जोखिम का वो स्तर जिसे कोई संगठन प्राप्त करने के लिए क्या है, स्वीकार है, क्योंकि जोखिम जीरो तो कभी हो ही नहीं सकती। तो उसको जोखिम भूख कहते हैं कि कितनी पचा जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वर्क प्लेस में तनाव, यानी कि जो आप काम करते हो वहां पे तनाव कब होता है आपको? बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको वर्कलोड दे दिया जाए। अगर आपका क्लियर जॉब रोल है तो तनाव काहे को आएगा? टाइम टू टाइम आपको ब्रेक मिल रहे हैं तो काहे को तनाव आएगा? आपको मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है तो तनाव क्यों आएगा? तो सब फेवर की बात है। एक्स्ट्रा ओवरलोड दे दिया जाएगा तो तनाव में आओगे आओगे। तनाव अगर हो गया, स्ट्रेस अगर आपको हो गया, तो उसके मैनेजमेंट की किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? देखो, स्ट्रेस की कौन सी तकनीक काम में नहीं आती। कई बार क्या होता है, आपको स्ट्रेस होता है तो आप गहरी सांस लेके प्राणायाम करते हैं, ये बिल्कुल ली जाती है तकनीक, लोग प्राणायाम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। समस्याओं को नजरअंदाज करना कोई टेक्निक थोड़ी है कि यार ध्यान ही मत दो, तनाव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। देखो, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक टेक्निक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, काइजन की जापानी अवधारणा। काइजन शब्द जो है वो एक जापानी शब्द है, जो प्रबंध के सिद्धांत वाले चैप्टर में आपने मेरे से जब डिटेल्ड क्लासें पढ़ी थी तब देखा था। जो ये कहता है कि सब निरंतर छोटे छोटे सुधार करते रहो, निरंतर छोटे छोटे सुधार करते रहो, इसको अपन कहते हैं काइजन। क्वेश्चन नंबर 15, गुणवत्ता प्रबंध का जनक, टीक्यूएम का जनक। टीक्यूएम का जनक अभी मैंने पढ़ाया आपको, एडवर्ड डेमिंग। और आखिरी क्वेश्चन, टीक्यूएम मुख्य रूप से किस देश में उदय हुआ? अमेरिका मत लिख देना बच्चों, भले ही एडवर्ड डेमिंग अमेरिका के थे, उद्गम स्थान क्या है इसका? जापान। आप देखेंगे कि मैंने मोस्टली क्वेश्चन टीक्यूएम से लिए, एग्जाम में भी वही आएंगे। इसी के साथ बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना झेलने के लिए। आपने इतने 15 लेक्चर मेरे झेले हैं, इसमें मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है कि मैंने पूरा बीओ आपको कंप्लीट करा दिया है। जिन भी बच्चों को इसकी पीपीटी चाहिए रिवीजन के लिए, और मैं चाहूंगा कि एग्जाम वाले दिन आप ये पीपीटी साथ में लेके जाएं, जाते समय रास्ते में इसको रिवाइज कर लें। इतना ही है, मैं इन सारे चैप्टर्स की एक सिंगल पीपीटी बीओ एक नजर में पीडीएफ डाल चुका हूँ, ऐप पर अपलोड हो चुकी है। वो ऐप से आप डाउनलोड कर लें, वो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जो प्रिंट निकलवाना चाहते हैं वो प्रिंट निकलवा लें मार्केट से, नहीं तो मोबाइल से भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। क्लियर है? ये केवल हमारे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ही पीपीटी अवेलेबल है जो ऑलरेडी हमारे ऐप के सब्सक्राइबर हैं। आउटसाइडर को मैं नहीं दे पाऊंगा पीपीटी, क्योंकि कुछ हमारी सीक्रेसी है, कुछ गोपनीयता है। क्लियर है? तो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राधे राधे, सबका मंगल हो।